जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के 29 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के 40 प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। इनसे पहले हम 28 दिसंबर 2020 के प्रश्नों को देखे थे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को। तो इस वीडियो में हम 29 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के 40 प्रश्न हैं, उनको हम एनालिसिस करेंगे। आप देखिएगा कि इनके पिछले वाले शिफ्ट में जो पूछे गए थे 28 दिसंबर का प्रश्न, उनसे मिलता जुलता ही 29 दिसंबर का भी प्रश्न होगा। तो आप लोग 28 दिसंबर का भी देख लीजिएगा और 29 दिसंबर का देखिएगा। दोनों में आप लोग कंपेरिजन कीजिएगा, क्या पिछले वाले शिफ्ट का प्रश्न अगले वाले शिफ्ट में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम लोग समय को ना गवाते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि रेलवे में जो सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है, यदि आप लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो एनटीपीसी के तहत बाबू वाला पोस्ट आप लोग लीजिए। बाबू वाला पोस्ट यानी एनटीपीसी में बहुत ऐसा पोस्ट है जिसको हम लोग बाबू बोलते हैं, रेलवे में इसको बाबू बोला जाता है। तो एनटीपीसी वाला पोस्ट बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आपको लोको पायलट हो जाए या टेक्नीशियन हो जाए तो उतना मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा ये एनटीपीसी वाले लेते हैं। इनमें सप्ताह में 5 दिन ही ड्यूटी करना पड़ता है। बहुत ऐसा पोस्ट है जिनमें सप्ताह में मात्र 5 दिन ही ड्यूटी करना पड़ता है, 2 दिन आप घर पर अपना एंजॉय कीजिए सप्ताह में। लेकिन रेलवे में अगर आप लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इनका ले लेते हैं तो वो मज़ा आपको नहीं मिल पाएगा जो मज़ा एनटीपीसी वाले जॉब में लेते हैं। तो चलिए हम लोग एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के, उनका एनालिसिस करते हैं। जीके जीएस के पहला नंबर 5 नंबर का पूछा गया है कि यूनेस्को की सूची में सांची स्तूप को कब शामिल किया गया था। तो यूनेस्को की सूची में सांची स्तूप को कब शामिल किया गया था, तो 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था सांची के स्तूप को। यह बात आप लोगों को याद रखना है। सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में, एमपी में है। किसने बनाया था, तो अशोक ने बनाया था। तो हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ दे कि सांची का स्तूप कहाँ है और किसने बनाया था, तो सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में है और अशोक ने बनाया था। यूनेस्को की सूची में इसे कब शामिल किया गया था, तो 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने सबसे अधिक सफल सहकारी कृषि है। तो सहकारी कृषि किस देश में सबसे सफल है, तो ये डेनमार्क में है। डेनमार्क में सबसे अधिक सहकारी कृषि सफल। सहकारी कृषि का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई खेत है, इस तरह का कोई खेत है, ये किसी ए व्यक्ति का है, ये मान लेते हैं बी व्यक्ति का, ये मान लेते हैं सी व्यक्ति का, ये मान लेते हैं डी व्यक्ति का, ये ई व्यक्ति का और ये व्यक्ति का है, कृषि है। तो इन सभी खेती को मिल करके अगर लोग किसान करते हैं, खेती करते हैं, इन सभी को एक आदमी करते हैं या इन सभी को सभी किसान मिल करके खेती करते हैं, तो उसी को कहते हैं सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि किस देश में प्रचलित है, सबसे अधिक सफल है डेनमार्क में। भारत में सहकारी कृषि सफल नहीं है, लड़ाई ही हो जाएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में भारत में। तो चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड है। हर एक एग्जाम में कंप्यूटर के 2 प्रश्न दे देते हैं एनटीपीसी में। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ है, बी नंबर पे। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों में सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता खून है, यानी कि इनमें कौन सा रक्त सार्वभौमिक प्राप्त करता है। सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सर्वग्राही भी बोल सकते हैं। इनमें से कौन सर्वग्राही है, ए भी सर्वग्राही है। वही पूछे सर्वदाता कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर में आता है। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ दे यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ओ माइनस, ए बी प्लस है सर्वग्राही। 12 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कांग्रेस किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य सबसे पहले किस अधिवेशन में रखा गया था, तो 1906 ईस्वी के अधिवेशन में रखा गया था। वहीं पूछे कि 1906 ईस्वी का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। पहली बार इसमें स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था 1906 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कोलकाता में किया गया था। तो ये याद नहीं रखिएगा आप लोग। वहीं पूछे पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा था। पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जिनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 14 नंबर का प्रश्न बोल रहा है किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया गया। यानी कि पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च करने वाले अफ्रीका का पहला देश कौन था। तो ये पहला मलेरिया देश लॉन्च करने वाले अफ्रीका का पहला देश मलावी था। करंट अफेयर क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है आने वाले एग्जाम के लिए। 15 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की। अर्नेस्ट मैके ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की, फादर एक्सपेंशन एंड मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी फादर्स एक्सपेंशन एट मोहनजोदड़ो। चलिए तो 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 19 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में
किस महिला कुश्ती खिलाड़ी को दिया गया? तो किस महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया? तो 2020 में विनेश फोगाट को दिया गया था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को 2024 वाले याद रखना है। 2024 वैसे 2024 में किसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। 2023 में मिला था 2 व्यक्ति को, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो बैडमिंटन खिलाड़ी है। बैडमिंटन के 2 खिलाड़ी को दिया गया था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्हें 2 व्यक्ति को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वैसे 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। तो ये बात आप लोग को याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्ण नाम क्या है? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इनमें कितना रुपया दिया जाता है? इनमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी बोलते हैं, इनमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। 2023 में 2 व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछ दें कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी किन खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि जापान में अभी वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? तो जापान में अभी चल रहा है रिवा युग चल रहा है। 25 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक सबको पता है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नाभिक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। कोशिका के नाभिक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए तो 29 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न बोल रहा है 2019 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो 2019 वाले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परीक्षा में नहीं पूछेगा। तो आप लोगों को याद रखना है 2024 वाले। 2024 में मानव विकास सूचकांक जो आया था, इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान रहा और भारत का कौन सा स्थान इसमें रहा? भारत का पहले स्थान देख लेते हैं। भारत का स्थान 134 रहा, 1 3 4 लगातार लेटर है, 1 3 4। तो 1 3 4 भारत का स्थान रहा 2024 में, 134वां स्थान पर भारत रहा था। और पहला जो स्थान रहा था वे स्विट्जरलैंड रहे थे। स्विट्जरलैंड 2024 में पहला स्थान पर रहा है। स्विट्जरलैंड आप लोग याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड 2024 में पहला स्थान रहा है। पहली बार मानव विकास सूचकांक कब जारी हुआ था? तो पहली बार मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। महबूब उल हक के द्वारा, जो पाकिस्तान के थे, महबूब उल हक के द्वारा पहली बार मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? तो 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। 2024 में मानव विकास सूचकांक भारत का 134वां स्थान है और स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर है। इतना बात को आप लोग याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला सुपर ट्रेन कौन सा है? तो सुपरफास्ट ट्रेन भारत का पहला कौन सा है? सुपरफास्ट ट्रेन भारत का पहला डेक्कन क्वीन है। डेक्कन क्वीन भारत का पहला सुपरफास्ट ट्रेन है। शताब्दी भी सुपरफास्ट है, दुरंतो भी सुपरफास्ट है, राजधानी एक्सप्रेस भी सुपरफास्ट है। लेकिन पहला जो था सुपरफास्ट ये डेक्कन क्वीन था। अभी भी डेक्कन क्वीन चल रहा है। राजधानी तो चलता ही है, बहुत महंगा ये सब गाड़ी का टिकट बहुत महंगा होता है। 34 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि थुम्बा को किसकी उपस्थिति कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया? तो थुम्बा को पहले तो ये जान लीजिए थुम्बा कहाँ है। थुम्बा ये केरल में स्थित है। केरल के जगह तिरुवनंतपुरम में थुम्बा रॉकेट लॉन्चर स्थित है। कब लॉन्च किया गया था पहला रॉकेट? तो पहला रॉकेट 1963 ईस्वी में भारत ने लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये थुम्बा से लॉन्च किया गया था। परीक्षा में पूछ सकता है थुम्बा कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ रॉकेट लॉन्च होता है। भारत के जितना भी रॉकेट है यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। अब कहता है यहाँ से क्यों लॉन्च किए जाते हैं? क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा इंग्लिश में इक्वेटोरियल बोलते हैं, या इक्वेटोरियल के सबसे निकट है, भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, इसलिए रॉकेट को ये नीचे की ओर कम खींचते हैं। तो इसलिए भूमध्य रेखा के निकट से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ताकि वहां पर रॉकेट को जो है ना नीचे की तरफ खिंचाव कम हो, वे ऊपर फास्ट भागे। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस लेखिका ने माधवी कुट्टी उपन्यास का इस्तेमाल किया था? माधवी कुट्टी उपन्यास के लेखक कौन है? कमला दास माधवीपुरी कुट्टी के लेखक है। चलिए तो 38 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर के प्रश्न बोल रहा है 38 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि पीत का स्रवन कहाँ से होता है, यानी पीत का निर्माण कहाँ से होता है? तो हमारे शरीर में पीत यकृत में बनते हैं। वहीं पूछेगा कि पीत जमा कहाँ होता है? ये पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में जमा होता है। पीत का क्या काम होता है? पीत का काम होता है वसा का पाचन करना। वसा का पाचन कौन करता है? तो ये पीत करता है।
39 नंबर कह रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो पहले जान लीजिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुआ था। 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया था। इनमें एक सांसद को, हमारे जितने नेता सांसद हैं उनको, एक सांसद को एक गाँव देते हैं। किस लिए? तो एक गाँव दे देते हैं, दान दे देते हैं कि आप इस गाँव का सेवा सत्कार कीजिए, उस गाँव में विकास कीजिए, उस गाँव को एक अच्छा आदर्श बनाइए। तो ये सिस्टम किसने पहली बार किया था? तो यह सिस्टम महात्मा गांधी का विचार है। महात्मा गांधी ने कहा था भारत को आगे बढ़ाना तो भारत के गांव के लोगों का विकास करना होगा। 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था। तो 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल कौन थे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को याद रखना है 2024 में तेलंगाना का राज्यपाल कौन है। 2024 में तेलंगाना का राज्यपाल है राधा कृष्ण। 2024 में जो तेलंगाना का राज्यपाल है वो राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल है, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए तो आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस वायसराय ने स्थानीय सरकारी निकाय का सृजन की पहल की थी। यानी कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो रूर क्षेत्र जो किस देश में है? यह जर्मनी में है। जर्मनी में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी में यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हो सकता है ये पूछे कि जर्मनी का रूर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 47 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत सरकार की ये करंट से रिलेटेड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इसे आप लोगों को याद रखिएगा। कब लॉन्च किया गया था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 इसमें जीएसटी को लॉन्च किया गया था। जीएसटी को भारत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना। हो सकता है आगे आने वाला एग्जाम पूछ दे कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कब इसे लागू किया गया? इसे 2017 इसमें लागू किया गया। 49 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। तो ये करंट से रिलेटेड है। वैसे अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ही है। 2020 में भी वही था। इसका कार्यकाल 2026 तक है। 26 तक बान की मून ही रहेगा। ये बान की मून किस देश के हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के हैं। पिछले वाले शिफ्ट में भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इसमें कौन अस्थायी देश नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र में टोटल 5 सदस्य है जो कि अस्थायी है। अमेरिका हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, उसके बाद रूस हो गया, चीन हो गया और ब्रिटेन हो गया। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी देश है। लेकिन ऑप्शन में जापान भी था, जापान नहीं होता। तो ये प्रश्न पीछे वाले शिफ्ट में था। इसमें पूछा गया कि महासचिव कौन है, तो ये बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं। अभी भी बान की मून दक्षिण कोरिया के ही है। 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 53 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि किस राज्य के शासन के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, यह कथन किस राज्य के शासकों के द्वारा बोला गया था। तो यह कथन किस राज्य के शासकों के द्वारा बोला गया था? तो यह अवध के शासकों के द्वारा बोला गया था। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ने यही कथन बोला था कि शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। 57 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारा किस देश से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की नारा या फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस की देश से लिया गया है। 59 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 2018 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को 2024 के पर्यावरण दिवस की थीम याद रखना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो भूमि पुनः स्थापन करना और मरुस्थलीय और सूखे से निपटना। मरुस्थलीय और सूखे से निपटना शॉर्ट कोड याद रखिए, पर्यावरण दिवस की थीम थी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पीछे वाले शिफ्ट में था। 2021 के पर्यावरण दिवस की थीम पूछा था। इनमें 2018 के पूछ दिए, बहुत ज़्यादा पीछा करके पूछा। 2024 के आप लोग याद रखिएगा। 2024 की थीम थी मरुस्थलीय और सूखे से निपटना। 60 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित ए पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनाई थी? 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनाई थी? ये किसने बनाई थी? ये जोसेफ नोएल पेंटन ने बनाया था। जोसेफ नोएल पेंटन। चलिए तो 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर का प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड है। बोल रहा है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इनमें कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, यह वेब ब्राउजर नहीं है। 63 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 सी डैक कंपनी ने बनाया था। सी डैक कंपनी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था।
66 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला सम्मिलित है। इसकी कब्र कहाँ है? इनका कब्र अजमेर में स्थित है। इतना बात को आप लोग याद रखना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम पूछ दें कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती किस संप्रदाय से संबंधित है? ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। 67 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ATL लैब की शुरुआत, ये करंट अफेयर से रिलेटेड, इसको छोड़ दीजिए। 70 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत में पहली बार संविधान लागू हुआ था। 71 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि चूने के पानी का सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 73 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किसने किया था? तो A.O. हुम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में किया था। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है कि 2020 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल बोलते हैं, सेल के अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो 2020 में अभी भी सेल के अध्यक्ष सोमा मंडल ही है। सेल के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल ही है अभी। 77 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसमें देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वही पूछे इनमें कौन सबसे ऊंची चोटी है? भारत नहीं लगा रहा था तो माउंट एवरेस्ट होता, लेकिन इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पूरा दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। 80 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि बाघ संरक्षण है, इनमें कौन बाघ संरक्षण है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क एक बाघ संरक्षण केंद्र है, इसमें बाघ है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो ये MP में पाया जाता है। पूरा दुनिया में सबसे अधिक बाघ किस देश में पाया जाता है? तो पूरा दुनिया में सबसे अधिक बाघ भारत में पाया जाता है। कब? 3167, इतना बाघ भारत में है, 3167। 82 नंबर का प्रश्न बोल रहा है फुटलूज उद्योग इनमें कौन सा है? तो फुटलूज उद्योग जो है इनमें कौन सा है? तो कंप्यूटर चिप यह फुटलूज उद्योग है। फुटलूज उद्योग का अर्थ होता है इसे कच्चे पदार्थ की आवश्यकता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कच्चा पदार्थ घटे बढ़े इनको कोई मतलब नहीं है। चाय के लिए कच्चा पदार्थ चाहिए, अगर कम है चाय का दाम बढ़ जाएगा। जूट के लिए भी कच्चा पदार्थ चाहिए, चीनी के लिए भी कच्चा पदार्थ चाहिए, लेकिन चिप बनाने के लिए, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए कच्चे पदार्थ की उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनके दाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए 84 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि चंद्रयान-2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? यानी किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो ये GSLV Mk3M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था। इतना बात आप लोग याद रखिए, चंद्रयान-2 को 19 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान-1 को 2008 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान-3 को 2023 में लॉन्च किया गया था। तो इतना बात को आप लोगों को याद रखना है। चंद्रयान-1 को 8 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान-3 को 23 में लॉन्च किया। 3 में 23 लगा, देखो अंतिम में 3 है तो 3 में 23 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान-2 को 19 में लॉन्च किया गया था, 2019 में चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था। इतने बात को आप लोग याद रखना है। NTPC के 29 दिसंबर को जितना भी पूछे गए प्रश्न थे GK GS के 40 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में एक कमेंट भी, खूबसूरत सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। आगे अगर आप लोगों को कोई सा सुझाव देना है तो आप सुझाव भी कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।